हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिर सेमेस्टर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे कॉन्केव लेंसेज के द्वारा इमेजेस बनती हैं, लेंस की पावर क्या होती है, उनको कॉम्बिनेशन करने पर उनकी पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फोकल लेंथ से वो कैसे रिलेटेड है, P=1/f, उसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, और उसके हमने एक दो एग्जाम्पल किए थे। आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे कि जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v-1/u, और उसके अलावा एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने फॉर्मूले पढ़े थे, क्योंकि वन साइड से लिख देता हूँ, जो लेंस निकला है 1/f = 1/v-1/u, और m का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों का हाइट ऑफ इमेज तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u, और एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों ने P = 1/f। ठीक है, और इसके साथ ही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था n21 = n2/n1 = v1/v2। याद होगा आपको, मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और उनकी वेलोसिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सो v1/v2। ठीक है, और यहाँ पर n1 क्लियर है। तो आओ कुछ सवाल कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जिससे मैं करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ताकि आप बुक्स के जो भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर पाएंगे, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर क्वेश्चन को आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आज का वो है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हमारा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। लेंस कौन सा बच्चों? कॉन्केव लेंस है। डायरेक्ट सवाल केवल सवाल बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, वो हमें सीखना है। कॉन्केव लेंस है, उसके सामने बच्चों हमारे पास एक फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर उस कॉन्केव लेंस की। अब आपको पता करना चाहिए कि कॉन्केव लेंस आया है, तो मैंने कहा था कॉन्केव नाम आते ही आपके दिमाग में इमेज तुरंत बननी चाहिए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। तो आप याद रखेंगे, जब भी कॉन्केव लेंस आएगा तो फोकल लेंथ बच्चों हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, बात करते हैं फिर आगे क्या था सवाल में कि अवतल लेंस के इसके फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ बच्चों? फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ यानी कि जो की वैल्यू कितनी है बच्चों? -30। हम जानते हैं जो हमेशा नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें हमसे ये पूछ रखा है कि इसमें बताइए व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस के लिए हमें निकालना है, v निकालना है, तो v = what। तो हम जानते हैं बाई लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। 1/f की वैल्यू बच्चों रखेंगे -30 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/30। u की वैल्यू -30, ये हमारा -30 है, निकाल दी v की वैल्यू। तो 1/v = देखो 1/f को लिखूंगा मैं, ये लिखा था भाई माइनस का 1/30, ये माइनस माइनस में होता है वो प्लस, ये प्लस इस तरफ आएगा तो प्लस इसका बन जाएगा वापस माइनस का, माइनस का 1/30। हम 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी माइनस का 2/30। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 1/50, माइनस का 1/50। तो v जो हमारा बच्चों आएगा वो आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। इसका हम फर्क देंगे तो v की कितने हैं? -50 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखो, फोकल लेंथ 30 और v -50। अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा? कॉन्केव लेंस मान लो यहाँ फोकल लेंथ ये है, जब ये 30 है और इस कॉन्केव लेंस के सामने हमने क्या पढ़ रखा है कि इस पूरी लाइन पर कहीं भी इमेज रखी हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, उसकी इमेज इससे और इसके बीच में बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में बनेगी। तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में देखो 15 30 यहाँ तक, तो 15 यहाँ तक होगा। क्या ये रेंज फोकल लेंथ के बीच में ही है? मतलब हमें इस बात से पता लगा सकते हैं कि आंसर सही है या गलत। v नेगेटिव हुआ क्योंकि v कहाँ से नापेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर से। हमने कार्टेशियन साइन पढ़ा हुआ था, साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर मैंने कहा था सारी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाएंगी। वैसे यहाँ सारी डिस्टेंस किससे नापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, v = -50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने लेंस फॉर्मूला का यूज किया और हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों।
दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, और उसके सामने जो हमें लेंस दे रखा है बच्चों, फिर से कॉनकेव दे रखा है। तो कॉनकेव लेंस दे रखा है, ध्यान से रखिएगा आप। कॉनकेव लेंस मतलब हाइट इसकी देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या रखा है कि इसकी जो फोकल एक 24 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ देखिए बच्चों, कितनी रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको फिर बताना प्लस है कि माइनस, माइनस होगा, कॉनकेव है मतलब माइनस होगा। फिर कहता है कि इसमें यू की वैल्यू है वो बच्चों माइनस का 60 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि v कितना होगा और हाइट ऑफ इमेज बताना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना इमेज बताना है। सिंपल सा सवाल, पहले हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/f सॉरी लेंस फॉर्मूला का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f के लिए लिखूंगा 1/- माइनस का 20 इक्वल टू 1/v की वैल्यू निकालनी है आपको माइनस 1/60। सिंपल सा बात, माइनस का 1/20, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर आएगा तो वापस माइनस, माइनस 1/60 इक्वल टू 1/v। ध्यान से देखो इसका एलसीएम बच्चों हमारे पास 60 आएगा, 23 या 60 तो माइनस का 3, माइनस का 1 इक्वल टू 1/v। तो आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज माइनस का 4/60 इक्वल टू 1/v। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू बच्चों मिलने वाली है, वो मिलेगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। आप फिर से देखो कॉनकेव लेंस है, देखो फोकल लेंथ के अंदर ही फिर से इमेज मिलेगी। -50 मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी है 15 और फोकल लेंथ कितनी है 20, मतलब फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज भी पूछिए, तो हम क्या जानते हैं m इक्वल टू h/h। तो h/h के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, m पता होना, m का दूसरा फॉर्मूला होता है v/e। तो h ऑफ इमेज निकालनी है, h ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितनी रखी है 4 बराबर v की वैल्यू बच्चों अभी निकाली है हमने माइनस का 15 और u की वैल्यू पता है माइनस का 60। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स मिलेगा, ये 4 इससे कट जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी बच्चों कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। इसी तरह हम जानते हैं कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है कॉनकेव लेंस के सामने। याद आया कुछ, हमने पढ़ा था इमेज हमेशा दोनों कंडीशन कैसी थी, डिमिनिश्ड, एक में थी हाईली डिमिनिश्ड, दूसरी कंडीशन थी हाईली डिमिनिश्ड के अलावा डिमिनिश्ड। क्लियर है। so this is the method how you are solving these questions. then after we take some more examples. ये हमारे कॉन्केव लेंस के एग्जांपल्स हो गए, कैसे m का यूज करना है, कैसे लेंस फॉर्मूला का यूज। अगला क्वेश्चन तो बच्चों हमारा हमसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट का जो एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों 5 सेंटीमीटर है, वो जो उसका यू है मतलब उसकी जो डिस्टेंस है लेंस से वो है बच्चों 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल कितने बच्चों 20 तो माइनस 20 सेंटीमीटर देंगे। इस बार उसने हमको देखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या देखा है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू दे रखी है वो उसने देखी है बच्चों 30 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं f इक्वल टू r/2, अब r की वैल्यू 30 है तो f कितना होगा 15। अभी 15 पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, तो आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस है तो 15 हमारा कैसा होगा पॉजिटिव, लिखेंगे f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अभी जो 15 सेंटीमीटर आपने लिखा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आपका क्या होगा बच्चों, आपका फोकल लेंथ। अब आपको बताना बच्चों को तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन और देयर विद द इमेज विल फॉर्म एनी v। तो we know that 1/f equal to 1/v minus 1/u, लेंस फॉर्मूला भी आ रही है 1/f यानी 1/20 सॉरी 1/15 सॉरी ये 15 हमारे पास, 1/v हमको निकालना है माइनस का 1/20, तो दिस इज 1/15, this is minus plus again come when this will come this side it will get of negative equal to 1/v, taking LCM this will become 60, 4 times minus 3 times equal to 1/v, 1/60 equal to 1/v,
तो V इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, V इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्या मिला हमें? V की वैल्यू 60 सेंटीमीटर वैल्यू मिल गई। अब ये V जो हमें मिला है, अब ध्यान से देखोगे तो V की वैल्यू 60 आई है। अब हमें निकालना है कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, HI अपॉन H या फिर V अपॉन U। तो V की वैल्यू कितनी आएगी? 60, U की वैल्यू कितनी है? -20, तो दिस विल बिकम माइनस का 3, m इक्वल टू -3। तो वी नो दैट m इक्वल टू HI अपॉन HO। तो m इक्वल टू HI अपॉन HO, तो m इज व्हाट? -3। HI we have to find out and HO is what? 5 centimeter. तो height of object will be -3 means 15 centimeter। माइनस की इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जब भी माइनस आई मैग्नीफिकेशन तो आपको समझ जाना है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे लेंस फार्मूला यूज करना है और कैसे मैग्नीफिकेशन का यूज करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और सवाल की, तो आप देखेंगे सवाल को कि हमें करना क्या है। हम सवाल लेते हैं पावर का। देखिए पावर से रिलेटेड सवाल है कि एक डॉक्टर है जो किसी पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करता है कि आप जो गॉगल्स पहने हैं उसका है वो 1.5 डायप्टर का हो, मतलब उसमें इसकी पावर दे रखी है 1.5 डायप्टर, ठीक है, ऐसे प्लस 1.5 डायप्टर। अब वो कहता है कि आइटम आपको ये बताना है कि लेंस जो है इज कन्वर्जिंग या कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। डॉक्टर ने कहा कि आपको इनको प्लस 1.5 डायप्टर का स्पेक्टिकल पहनना है और आपको बताना है कि जो लेंस यूज करेंगे वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा। तो वी नो दैट P इक्वल टू 1/f, तो P की वैल्यू 1.5 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू what हो जाएगा 1/1.5 मीन्स f इक्वल टू 1 and 10/50 पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो दिस इज 5 3 10 5 3 50, f इक्वल टू 2/3। ये आंसर हमारा किसमें आएगा बच्चों? और आप जानते हो कि जब फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो फोकल लेंथ जो पॉजिटिव होती है बच्चों किस लेंस की होती है? कॉन्वेक्स लेंस। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि आप पावर देख के बता सकते हो कि लेंस कौन सा यूज किया है। प्लस का है तो कॉन्वेक्स क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, माइनस का है तो कॉन्केव क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक सवाल और करा दूंगा आपको कि मान लो आपको इससे एक बार मैं सवाल कर देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सवाल, तो इसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड सवाल करेंगे। तो उसने सवाल में हमसे कहा कि मान लो किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड कितना दे रखा है बच्चों? मान लो उसने 1.5 दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है मान लो 1.25, ठीक है, या फिर काम करो उसको 1.25 कर लो और उसको 1.5 कर लो। अब मैंने आपको बता दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कहीं लिखा मिल जाए तो आप किसके रेस्पेक्ट में मानेंगे? एयर के रेस्पेक्ट में मानेंगे। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या लिखूंगा बच्चों? कि n ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.25। इसके लिए क्या लिखूंगा बच्चों? n ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5। क्लियर है बात? अब इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा? n ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.25, ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट। इसको मैं लिखूंगा n ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5।
ये इक्वेशन सेकंड। आप क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड का इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर डिवाइड। यहाँ बच्चों जिसको मैं क्या लिखूंगा एन ऑफ ए, तो ये एयर वाला टर्म कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, एन ऑफ एन अपॉन एन ऑफ जी इक्वल टू 1.25 अपॉन 1.5। यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, 1 पॉइंट कट जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। 25 से बच्चों कितने बार कटेगा, 5 बार, 25 से कटेगा 6 बार, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 5/6, ऐसे डिवाइड कर देंगे हम, 6 8 या 48 इन 0.8 एंड 6 to the 12, 6 3 या 80, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर हमसे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड पूछ ले तो हम क्या कर देंगे 1/0.83, या फिर इसको पलट देंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड तो 6/5 आ जाएगा, तो 6/5 आएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 1.2। कैसे, मैं अगर आपको पूछूं यहाँ से कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो आप क्या करेंगे ग्लास का क्या लिखेंगे ऊपर, तो ग्लास लिखना है 1.5 और इसके क्या लिखेंगे नीचे 1.25, ये फिर से काटेंगे तो 25 से कटेगा 6 टाइम्स, 25 से कटेगा 5 टाइम्स, तो दिस इज एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, 5 पे डिवाइड करेंगे दिस इज 1.2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर सवाल है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वही यूज करनी है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फॉर्मूला या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम तो आप उससे जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा आप अपनी बुक्स के एक्सरसाइज के सारे सवाल करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो ठीक अच्छी लगी हो तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। थैंक यू।